क्या आप भी जानना चाहते हैं कि अगर आपने चिराग सीमेंट में 2010 में सिर्फ 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो ये कंपनी आपको हर साल कितना डिविडेंड देती, आपका टोटल कैपिटल गेन कितना होता, आपका टोटल डिविडेंड आज के दिन कितना होता, टोटल एनुअलाइज रिटर्न कितना बनता, आपका टैक्स आपको कितना पे करना पड़ता और डॉलर में आपका कितना रिटर्न होता। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी इस वीडियो में। शुरू करते हैं। जी, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि चिराग सीमेंट में अगर हम लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं 1 लाख रुपए की 2010 में जनवरी के महीने में, उस वक्त इसकी प्राइस है 13.14 और शेयर हमें मिलते हैं 7610। और फिर हम देखेंगे कि हर साल ये कंपनी हमें कितना डिविडेंड देती है, कितना बोनस देती है और लास्ट में हम बात करेंगे फाइनल रिटर्न की, टोटल रिटर्न की। ठीक है जी। तो शुरू करते हैं। हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर लिया है। तो 2011 में ये कंपनी हमें कुछ भी नहीं देती। 2012 में ये कंपनी हमें एक डिविडेंड देती है 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 15,000 रुपये, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2013 में ये कंपनी हमें दो डिविडेंड देती है, 1 रुपये का और फिर 1.5 रुपये का, जिसकी वैल्यू 11,000 रुपया और 7600 रुपया बनता है, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2014 में ये कंपनी हमें एक बोनस देती है, जिसके बाद हमारे शेयर बढ़कर हो जाते हैं 8371। और 2014 में ये कंपनी हमें दो डिविडेंड देती है, 1 रुपये का और फिर 2 रुपये का, जिसकी वैल्यू 7600 रुपया और तकरीबन 16,000 रुपये बनता है, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2015 में चलते हैं। तो 2015 में ये कंपनी हमें 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देती है, जिसकी वैल्यू बनती है 25,000 रुपया। 2016 में ये कंपनी हमें दो डिविडेंड देती है, 1 रुपये का और 2.25 रुपीज़ का पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू 8,000 रुपया और तकरीबन 18,000 रुपया बनता है, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2017 में देखते हैं, 1 रुपये का और 3.5 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से ये कंपनी हमें डिविडेंड देती है, जिसकी वैल्यू बनती है 8300 रुपया और तकरीबन 29,000 रुपये, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2018 में भी ये कंपनी हमें दो डिविडेंड देती है, 1 रुपये का और 4 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू 8300 और 33,000 रुपये बनती है, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2019 में यह कंपनी एक बोनस अनाउंस करती है, जिसके बाद हमारे शेयर बढ़कर हो जाते हैं 9208। और 2019 में यह कंपनी हमें एक डिविडेंड देती है, 1 रुपया पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 8300 रुपया, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2020 में ये कंपनी हमें ना कोई बोनस देती है ना कोई डिविडेंड देती है। 2021 में ये कंपनी हमें दो डिविडेंड देती है, 1 रुपये का और 1.25 रुपये का, जिसकी वैल्यू बनती है 9,000 और तकरीबन 11,000 रुपया, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2022 में ये कंपनी हमें एक डिविडेंड देती है, 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 27,000 रुपये, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2023 में भी ये कंपनी हमें दो डिविडेंड देती है, 1.5 रुपये और 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू तकरीबन बनती है 13,000 रुपया और 27,000 रुपया। आगे हम चलते हैं 2024 में। तो 24 में भी हमें दो डिविडेंड मिलते हैं, 1.5 रुपये का और तकरीबन 4 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू तकरीबन बनती है 13,000 रुपया और 36,000 रुपये, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2025 में भी ये कंपनी हमें दो डिविडेंड देती है, 17 मार्च को और दूसरी हमें 10 अक्टूबर को, 1.5 रुपये और 4 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 13,000 रुपया और 36,000 रुपया। तो हमने देखा कि 2010 में हमने इन्वेस्टमेंट की 1 लाख रुपए की और हर साल इस कंपनी ने हमें कितना डिविडेंड दिया वो हमने यहाँ तक जाना। अभी हम बात करेंगे रिटर्न समरी की। तो रिटर्न समरी में चलते हैं और देखते हैं हमें क्या चीज़ मिलती है। तो 2010 में हमारी इन्वेस्टमेंट थी पहले 1 लाख रुपए की लमसम, और 12 मार्च 2026 को देखते हैं कि इसकी क्या वैल्यू बनती है। शेयर हमारे पास हो गए हैं 9208, टोटल शेयर हो गए। प्राइस है 12 मार्च वाले दिन 250 रुपये। ठीक है जी। पीकेआर में इसकी वैल्यू बन रही है तकरीबन 23 लाख रुपया। हमारी कॉस्ट कितनी आई है 1 लाख रुपए की तकरीबन। तो अनरियलाइज प्रॉफिट कितना बना हमारे पास 22 लाख रुपए का। ठीक है जी। तो डिविडेंड की मद में हमने आज तक कितने पैसे ले लिए, तकरीबन 3,99,000 रुपया। टोटल गेन हमें कितना हो गया, तकरीबन 25,96,000 रुपये का। ठीक है जी। एनुअलाइज रिटर्न कितना बना 27.30%। ये अहम चीज़ है, इसी की बेस पे आप सेम सेक्टर की दूसरी कंपनियों के साथ, दूसरे सेक्टर की कंपनियों के साथ या दूसरी एसेट क्लास के साथ इसको कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ तक तो बात होगी ग्रॉस प्रॉफिट की। अभी हम बात करेंगे टैक्स की। तो डिविडेंड हमने ले लिया 3,99,000 रुपये का, इस पे 15% टैक्स भी कटेगा, तो जिसकी वैल्यू तकरीबन बनेगी 58,000 रुपया।
तो आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट बनती है तकरीबन 3,31,000 रुपया। तो कैपिटल गेन कितना हुआ, यानी आज अगर हम इसे सेल करते हैं तो ये अनरियलाइज प्रॉफिट कितना हुआ, तकरीबन 22 लाख रुपये का। ठीक है जी। तो इस पे हमने टैक्स दिया और टैक्स के बाद हमारे पास अमाउंट बनती है तकरीबन 18 लाख रुपया। ठीक है जी। तो टोटल ग्रास में हमारे पास आ गया 25 लाख रुपया। इस पे हमने टैक्स दिया, टैक्स के बाद हमारे पास अमाउंट बनती है तकरीबन 22 लाख रुपया। ठीक है जी। 3,99,000 रुपये का हमने टैक्स दे दिया। यहाँ मैंने सीडीसी की फ़ीस, एनसीसीपीएल की फ़ीस, ब्रोकर का कमीशन और कोई भी थोड़ा बहुत टैक्स हो वो ऐड नहीं किया। वो थोड़ी बहुत अमाउंट बनती है, वो ज़्यादा नहीं बनती। और दूसरे नंबर पे ये जो 15% टैक्स है ये मैंने अज्यूम किया है डिविडेंड पे भी और कैपिटल गेन पे भी। ठीक है जी। तो डिविडेंड पे भी हर साल कम या ज़्यादा हो सकता है, डिपेंड करता है एफबीआर की पॉलिसी पे। और कैपिटल गेन पे लॉन्ग टर्म में ज़ीरो भी हो सकता है, या कम भी हो सकता है, या ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है एफबीआर की पॉलिसी पे। और डिपेंड करेगा कि आपने शेयर को किस साल परचेज किया और उस साल एफबीआर की लॉन्ग टर्म की क्या पॉलिसी थी। ठीक है जी। तो यहाँ तक क्लियर हो गया हमारा टैक्स का मामला। अभी हम बात करेंगे इन्फ्लेशन की। तो इन्फ्लेशन को मैंने एडजस्ट नहीं किया क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। अगर हम बात करेंगे फ्यूचर की तो इन्फ्लेशन को ज़रूर एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ तक तो बात होगी पीकेआर की। अभी हम बात करेंगे डॉलर में रिटर्न की। तो शेयर हमारे पास आगे 9208, प्राइस है 250, 12 मार्च 2026 को। आप तक हो सकता है ये वीडियो लेट पहुँचे। तो डॉलर में इसकी वैल्यू बन रही है $8255। ठीक है जी। कॉस्ट हमारी कितनी है, ये $1184 की। ये कैसे आई है जी, 1 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट किया 2010 में, तो 2010 में जो भी डॉलर की वैल्यू थी वो 1184 थी, 1 लाख के इक्विवेलेंट। तो अनरियलाइज प्रॉफिट कितना आ गया डॉलर टर्म में, $7,071 का। तो हमारा डिविडेंड कितना आ गया जी, 2573। टोटल डिविडेंड कितना है, 3,99,000 रुपया। ठीक है जी। लेकिन ये डिविडेंड हमने कैसे डॉलर टर्म में कैलकुलेट किया है कि जो भी हमने डिविडेंड लिया है हर साल, उस डिविडेंड के इक्विवेलेंट जो भी डॉलर की वैल्यू बनती थी उस डेट के हिसाब से वो हमने ली है और उन सबको जमा कर लिया है। तो हमारे पास टोटल आ गया डॉलर्स डिविडेंड में। डिविडेंड जो है वो डॉलर टर्म में हमारे पास आ गया जी $2573। तो टोटल गेन हमारे पास आ गया जी $9644। तो एनुअलाइज रिटर्न कितना बना, 19.20%। तो यहाँ तक हमने देखा कि किस तरह इस कंपनी ने, अगर हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते 2010 में, तो हर साल ये कंपनी हमें कितना डिविडेंड देती, कितना बोनस देती और फाइनल में हमारा कितना रिटर्न बनता। केस स्टडी करने का पर्पज़ यही होता है कि हमें ये पता चल सके कि इस कंपनी की पास की परफॉर्मेंस कैसी रही है, इसने इन्वेस्टर को कुछ दिया भी है या नहीं। तो हमने देखा कि हमने 2010 में लमसम अगर इन्वेस्टमेंट की होती तो आज तक हमारा इतना रिटर्न बन चुका होता। इसी की बेस पे हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि अगर फ्यूचर में भी हम आज के दिन 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे और फ्यूचर को इस कंपनी का पे आउट और प्राइस की जो फ्लक्चुएशन है, प्राइस का गेन है, वो सेम टाइप का ही रहता है, तो हमें भी इससे मिलता जुलता रिटर्न ही अगले 15-20 सालों में मिलेगा। या इसी को आप कॉपी करके नेक्स्ट 15 या 20 सालों में ले जाएं तो आपको इससे मिलता जुलता रिटर्न ही मिलेगा। शर्त यह है कि कंपनी के पे आउट्स और कंपनी का जो प्राइस की गेन है वो सेम टाइप की ही रहे, तकरीबन मिलती जुलती ही रहे, तो हमें इससे मिलता जुलता रिटर्न ही फ्यूचर में भी मिलेगा। ठीक है जी। बाकी ये श्योर नहीं होता बिल्कुल भी, ये डिपेंड करता है कंपनी पे। हाँ, अगर कंपनी की प्राइस फ्लक्चुएशन अच्छी होती है, पे आउट अच्छा होता है, तो हमारा रिटर्न इससे भी अच्छा होगा। लेकिन अगर प्राइस की फ्लक्चुएशन, पे आउट अच्छे नहीं होते, ये टोटल गेन हमारे पास इससे कम होगा। ये डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ तक हमने ये पता चला हमें कि पास में इस कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही है। कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।